वेलकम स्टूडेंट्स। तो बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के पेपर कोड A050601T जो कि आपका कंपलसरी पेपर है। पेपर का नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। इसकी यूनिट 4 एंट्री ऑफ गांधी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पार्ट थर्ड को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। इससे पहले हम 2 पार्ट इसके कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाके आप चैनल पे देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं 29 to 37, यानी कि अभी तक हम 28 क्वेश्चंस देख चुके हैं और अभी हम इस पार्ट में देखेंगे आगे के कुछ क्वेश्चन 29 to 37। तो लेट्स बिगिन। मैं स्वराज्यवादियों के मार्ग में अवरोध अथवा उनके विरुद्ध प्रचार में भाग नहीं ले सकता। यद्यपि मैं ऐसी योजना की सक्रिय सहायता नहीं कर सकता जिसमें मुझे स्वयं विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, गेस कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो यह कथन महात्मा गांधी का है कि मैं स्वराज्यवादियों के मार्ग में अवरोध अथवा उनके विरुद्ध प्रचार में भाग नहीं ले सकता, यद्यपि मैं ऐसी योजना की सक्रिय सहायता नहीं कर सकता जिसमें मुझे स्वयं विश्वास नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 29। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? तो इन चारों में से ऑप्शन में से आपको छांटना है। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति, अत्यधिक आर्थिक मंदी, मेरठ षड्यंत्र केस, ये सभी। तो देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ कारण थे। तो हम सविनय अवज्ञा के कारण देखें तो सबसे पहला तो उसमें हम देखेंगे कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था सन 1928 में। फिर पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी 1929 में। उसके अलावा जब नमक पर कर बढ़ा दिए गए थे, नमक को बनाना कानूनन अपराध घोषित कर दिया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखा था जो कि उस समय के वायसराय थे। तो उसमें उन्होंने गांधी जी ने बहुत सी बातें लिखी, 11 मांगे थी। उनमें से कुछ 2 जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं बता देती हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा था कि आप लगान में कमी कर दीजिए और नमक कर की समाप्ति कर दीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, यानी कि इरविन ने उसके लिए कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। इसी से व्यथित होकर गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिले। तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए आपका कि ये किस समय की घटना है, तो जब गांधी जी ने इरविन से अपनी 11 मांगे रखी थी तो उनमें से जब कोई ध्यान नहीं दिया इरविन ने गांधी जी की मांगों की तरफ, तो उस समय गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिले। ठीक है। तो इसके अलावा और एक कारण था, वो था 1929 की आर्थिक मंदी। जब आप अगर देखें वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी आर्थिक मंदी का दौर था वो 1929 का। तो उसकी वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी थी। वो भी एक कारण था जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कारण बना। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अलग आपको लग सकता है वो है मेरठ षड्यंत्र। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरठ षड्यंत्र क्या था। तो एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि 20 मार्च 1929 को कम्युनिस्टों का प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा था। तो 20 मार्च 1929 को कम्युनिस्टों के प्रभाव को कम करने के लिए 33 कम्युनिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कि 3 अंग्रेज़ थे जिनके नाम थे फिलिप स्प्रेट, बैन बेडले एवं लेस्टर हचिनसन। तो इनके ज़्यादा नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आप इतना याद रख सकते हैं कि इस केस में जो पैरवी कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू, अंसारी छागला और कैलाश नाथ काटजू ने इनकी पैरवी की, जो कि आप देख पाएंगे कि कांग्रेस के भी सदस्य थे।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे ही ये कांग्रेस के मंच पर आई चीज़ें, और आप देखेंगे कि उस समय तक कांग्रेस जो था वो काफ़ी लोगों का मतलब जनसमूह को प्रदर्शित करने वाला एक मंच वो बन चुका था। तो इसकी वजह से आप देख पाएंगे कि ये मेरठ षड्यंत्र केस भी अप्रत्यक्ष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण था। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि अच्छा, ये इसमें दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन ए में कि नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति, ये स्वीकृति नहीं अस्वीकृति है, क्योंकि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृत नहीं किया, मतलब उसको मांगा ही नहीं। उनको कहा गया था 1928 में नेहरू रिपोर्ट देते हुए कि अगर आप इन मांगों को पूरा कर देते हैं तो ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 1 साल बाद हम फिर पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक कारण था। अभी मैंने आपको बताया जो 1929 की आर्थिक मंदी थी, उससे लोगों की दशा, आर्थिक दशा बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, तो अत्यधिक आर्थिक मंदी भी इसका एक कारण था। और मेरठ षड्यंत्र मैंने आपको अभी डिटेल में बताया ही है। तो इस तरीके से इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ कब किया? 6 जनवरी 1932, 2 जनवरी 1932, 3 जनवरी 1932 या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं हम पहले इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी 1932। तो अब आप ये देख के थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि ये पुनः प्रारंभ का क्या मतलब है। तो देखिए, पुनः प्रारंभ का मतलब ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हो गया था 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी चले गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, यानी कि दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें शामिल होने। तो अब हुआ ऐसा कि वहाँ सांप्रदायिक पंचाट का मुद्दा जो उठा, उसकी वजह से गांधी जी वापस आ गए। और गांधी जी वापस आए बहुत ही नाराज़ होकर के, दुखी भी थे मैं। तो उस पर आके वो बड़े निराश हो के आए भारत में, और बम्बई के तट पर जब उनका जहाज़ उतरा तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ ज़रूर लौटा हूँ, पर मैंने अपने देश की साख को बट्टा नहीं लगने दिया। तो ये गांधी जी का एक स्टेटमेंट था। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो इरविन चला गया। इरविन की जगह पे दूसरा वायसराय था जिसका नाम था वेलिंगटन, और वेलिंगटन बड़ा दमनकारी नीतियाँ थी उसकी, तो उसने काफ़ी दमन करना शुरू कर दिया। तो अब गांधी जी को लगा कि मेरी तो बात मानी नहीं गई है। इरविन पैक्ट में कुछ हुआ था, मतलब समझौते हुए थे, उनको नहीं मान रहे हैं पूरे तरीके से। दूसरी बात, वो इस बात से निराश थे कि इन्होंने जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया है इसमें सांप्रदायिक पंचाट देकर के ये तो बिल्कुल ही अव्यवस्थित करना चाहते हैं भारत की स्थिति को। तो इन सब का रिजल्ट ये निकला कि गांधी जी ने दोबारा से इसको शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो जो दोबारा जो शुरू किया वो डेट थी 3 जनवरी 1932। तो इस तरीके से आपका सही जवाब हो जाएगा 3 जनवरी 1932। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सन 1934 में इसको धीरे 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 ना ये मतलब बहुत ही शिथिल पड़ता चला गया, और ये फाइनली ख़त्म हो गया ऐसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस आंदोलन में स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता को मुख्य लक्ष्य बनाया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो हम इसके आंसर पर जाने से पहले थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो असहयोग आंदोलन था वो तो आपने पढ़ा ही है, पहली यूनिट में भी पढ़ा था। तो असहयोग आंदोलन तो शुरू हुआ, थोड़ा चोरा चोरी कांड हुआ, थोड़ा बहुत उसमें कुछ हुआ, तो स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं आएगा। पूर्ण स्वतंत्रता की बात जब आएगी तो वो आप नेहरू रिपोर्ट के बाद ही समझना, कहीं भी क्वेश्चन आए तो 1928 के बाद, यानी कि नेहरू रिपोर्ट जब सबमिट हो गई उसके बाद ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठी है।
तो असहयोग आंदोलन तो हो नहीं सकता, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी देखते हैं इन बचे हुए 3 ऑप्शंस में से कौन सा हमारा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1900 मैंने आपको बताया कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कांग्रेस सेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को, जहाँ तिरंगा फहराया गया था। उसी के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ लिंकेजेस दे दिए हैं, इससे आप याद रख पाएंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में क्या शामिल था? हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, सरकारी सेवक नौकरी त्याग दें, शिक्षक सरकारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दें, या ये सभी। तो जैसे कि मैंने आपको जब पढ़ाया था असहयोग आंदोलन में, उसमें मैंने कुछ कार्यक्रम बताए थे, उसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी कुछ कार्यक्रम थे। तो उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसके रिगार्डिंग। तो हम देखेंगे कि उसके रिगार्डिंग ये सारे ही ऑप्शन ठीक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए फिर एक नज़र देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत ही हुई है नमक आंदोलन से, या नमक सत्याग्रह कह लीजिए। तो नमक कानून का उल्लंघन करना उसका एक कार्यक्रम था। दूसरा था विदेशी वस्तु या विदेशी कपड़े जो भी हैं उनका बहिष्कार करना, शराब की दुकान पर धरना देना, टैक्स नहीं देना और सरकारी सेवा त्याग देना। जैसे मान लो कोई वकील है तो वो अदालत छोड़ देगा, कुछ स्टूडेंट हैं तो वो कॉलेज छोड़ देंगे, टीचर्स हैं तो वो छोड़ देंगे कॉलेज या स्कूल। तो ये सब इसमें शामिल था। एक है वन कानून उल्लंघन अधिनियम। तो वन कानून में क्या था कि इन्होंने जो वन थे ना, उन पे भी प्रतिबंध लगा रखा था अंग्रेज़ों ने कि कोई भी आदिवासी या कोई भी जा कर के वहाँ लकड़ी नहीं काट सकता है या पेड़ों का दोहन नहीं कर सकता है। तो इसका भी उल्लंघन उसमें मध्य प्रदेश और ऐसी कुछ जगह जहाँ पे जंगल बहुत था वहाँ उसका उपयोग किया गया। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अच्छा, इसमें एक जो ख़ास बात आपको याद रखनी चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की। तो इसी की वजह से आप देखोगे कि जो शराब की दुकान थी उस पर औरतें धरना दे रही हैं, और भी अफ़ीम और ये सब जो दुकानें थी उन पे, या जहाँ विदेशी कपड़े बिक रहे हैं वहाँ पर महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वहाँ विरोध प्रदर्शन किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है नारा किसने दिया? देखिए, दो एक नहीं है, ये दो हैं स्टेटमेंट। पूर्ण स्वराज एक नारा है और आराम हराम है एक दूसरा नारा है ये किसी एक ही व्यक्ति के। तो ये किसने दिए? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो गेस कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। तो इसको आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि पूर्ण स्वराज्य का जो लाहौर सेशन, कांग्रेस सेशन था लाहौर में रावी नदी के तट पर, वहाँ पूर्ण स्वराज्य की जो एक रेजोल्यूशन लाया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। और जब देश आज़ाद हो गया, देश के आज़ाद होने के बाद देश के विकास के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है, यानी कि आप अपने देश की प्रगति और विकास के लिए काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, श्रम करते रहिए। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, या 1 अप्रैल 1951 को? देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930। तो फिर हम शुरू से देखना चाहें तो हम देखेंगे कि 12 मार्च 1930 से
गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचकर वहां उन्होंने नमक बनाया और नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने ऐसा किया था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले, यह कथन था सरदार पटेल का, बाल गंगाधर तिलक का, चित्तरंजन दास का या महात्मा गांधी का? इसको तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जब गांधी जी सत्याग्रह से पहले उन्होंने इरविन को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी कुछ 11 मांगे लिखी थी, एप्लीकेशन टाइप। तो उन्होंने मना कर दिया, इरविन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। तो इसकी वजह से गांधी जी ने व्यथित होकर कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिले। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित किसके विरोध स्वरूप M.A. जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी? साइमन आयोग रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, असहयोग आंदोलन या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गेस कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए जब बात चल रही थी नेहरू रिपोर्ट की, चलिए इससे भी पहले हम देखते हैं जब हम बात करें साइमन कमीशन 1928 में जो आया था, जिसमें लाहौर में इसका विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसका विरोध का एक प्रमुख कारण ये था कि उनका कहना था कि इसमें 7 सदस्य हैं और 7 सदस्य में से आपने एक भी भारतीय को नहीं रखा है। तो इसके जवाब में उनका कहना था, ब्रिटिशर्स का कहना था कि कोई भी भारतीय एक ऐसा संविधान या ऐसा एक रूल बना नहीं पाएगा जिसको पूरी इंडिया या पूरी इंडिया की पार्टी मान लें। तो इसके लिए फिर उन्होंने चैलेंज दिया था, इनको कांग्रेस को दिया था। तो कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बनाई। उसमें रिपोर्ट बना के जो दी, तो उस रिपोर्ट से जिन्ना संतुष्ट नहीं थे। जिन्ना संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने फिर उसके काउंटर में कहा कि नहीं, इसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। तो जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग, यानी कि उन्होंने भी अपना एक रिपोर्ट टाइप बना के तैयार किया जिसको 14 सूत्री मांग कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में M.A. जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारे 37 क्वेश्चन यहाँ शुरू होते हैं और इसी के साथ आज हमारी यूनिट 4 समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम आपके लिए लाएंगे यूनिट 5 के कुछ पार्ट्स। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। जितना आप उसको रिवाइज करेंगे उतना आपको मेमोरी में ज़्यादा सेट होते जाएगा और आपको याद रहेगा एग्ज़ाम टाइम तक। तो तब तक के लिए थैंक यू।